हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे श्रीलंका की, जिनकी की इकोनॉमी बहुत ही बुरी तरह से कोलैप्स कर चुकी है। इनके प्राइम मिनिस्टर का कहना है कि कंट्री अब बैंकरप्ट हो चुका है और हालात इतने खराब हैं कि कल यानी कि सैटरडे को जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने इनके प्रेसिडेंट के घर पे अटैक कर दिया, इनके प्राइम मिनिस्टर के घर में आग लगा दी। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और ये भी बात करेंगे कि भाई इनकी इकोनॉमी आखिरकार कोलैप्स हुई क्यों है, आगे क्या हो सकता है, और अगर कोई कंट्री बैंकरप्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की, तो श्रीलंका जो कि एक 22 मिलियन लोगों का एक देश है, यानी कि 2 करोड़ 20 लाख लोगों के आसपास यहाँ पे रहते हैं। ये इस टाइम पिछले 70 साल के सबसे बुरे इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है और इनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि एसेंशियल जो इंपोर्ट्स आइटम है उनको भी खरीद पाए, जैसे कि फ्यूल हो गया, मेडिसिन, फूड, इनको भी खरीदने के इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। अगर आप लेटेस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का डेटा देखेंगे, जहां पे चाइना के पास जून के डेटा के हिसाब से 3.2 ट्रिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, भारत के पास 588 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, और इवन पाकिस्तान जो कि खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है, उनके पास भी लगभग 9.8 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। श्रीलंका का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऐसा माना जा रहा है इनके पास सिर्फ 25 मिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, जो कि इनकी एसेंशियल आइटम को भी खरीदने के लिए काफी नहीं है। तो इसको देखते हुए वहां पे बहुत ही बड़ा एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रोटेस्टर कल इवन इनके जो प्रेसिडेंट का घर है वहां पर घुस गए और वहां पे इन्होंने बैरिकेड्स तोड़ दिए, इनके रेजिग्नेशन की डिमांड कर रहे हैं। तो इनके प्रेसिडेंट अभी भाग चुके हैं, अभी पता नहीं है कि वो कहां पर है। हालांकि इनके स्पीकर ने बोला है कि शायद वो आने वाले वेंसडे को रिजाइन कर दें। और कुछ प्रोटेस्टर इनके प्राइम मिनिस्टर के घर पे भी घुस गए थे, जो उनका प्राइवेट रेजिडेंस है, और उन्होंने वहां पे आग भी लगा दी। तो सिचुएशन आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा खराब चल रही है श्रीलंका में। और अब अगर बात की जाए कि भाई जो इनका इकोनॉमिक क्राइसिस है वो कितना सीरियस है, तो उसके लिए अगर हम कुछ पॉइंट्स को देखें, तो श्रीलंकन गवर्नमेंट के पास जो एक्सटर्नल डेट है वो 51 बिलियन यूएस डॉलर का है, और इनके पास इसकी इंटरेस्ट पेमेंट करने के भी पैसे नहीं है। तो आप प्रिंसिपल को तो भूल ही जाइए, इनके पास इंटरेस्ट पेमेंट करने के भी अभी के लिए पैसे नहीं है। टूरिज्म जो इनका मेन सेक्टर है रेवेन्यू का, वहां पर पेंडेमिक आने की वजह से, यानी कि कोविड 19 आया, उससे पहले 2019 में वहां पे ईस्टर पे जो एक टेररिस्ट अटैक हुआ था, उसकी वजह से टूरिज्म इनका इम्पैक्ट हुआ है। तो रेवेन्यू इनके बहुत ही बुरी तरह से इम्पैक्ट हुए हैं। करेंसी श्रीलंका की 80% कोलैप्स कर चुकी है पिछले कुछ महीनों में। आप देखेंगे कि एक श्रीलंका जो $1 के बदले में श्रीलंकन जो रुपीस था वो लगभग 200 श्रीलंकन रुपीस के आसपास ट्रेड करता था। लेकिन मार्च के बाद ये इतनी बुरी तरह से वीक हुआ है कि आज की डेट में $1 के बदले में आपको 364 श्रीलंकन रुपी पे करने पड़ेंगे। तो इस तरह से इनकी करेंसी 80% गिर चुकी है। इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, जहां पे हम इंडिया में 7% के इन्फ्लेशन को लेकर के बहुत ही ज्यादा चिंतित हैं। हमारे यहाँ पे देखा जा रहा है कि रिसेशन की बातें की जा रही हैं, और वहीं पे श्रीलंका का जो इन्फ्लेशन है वो 55% यानी कि 54.6% है, और पिछले महीने 39.1% था। तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से यहाँ पे इन्फ्लेशन फैल रहा है। अगर हम एशियन कंट्री में देखें तो लेबनान और सीरिया जो कि वॉर जोन वाले कंट्री हैं, उसके बाद आपको श्रीलंका का दिखेगा। यहाँ पे पाकिस्तान की भी हालत काफी खराब है, वहां पे भी इन्फ्लेशन 21.3% हो चुका है। इसके अलावा श्रीलंका ऑलमोस्ट अपने आप को बैंकरप्ट बोल सकता है, क्योंकि इनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ना तो ये फ्यूल खरीद पा रहे हैं, ना मिल्क, कुकिंग गैस, टॉयलेट पेपर, यानी कि जो एसेंशियल आइटम इंपोर्ट करनी होती हैं उसको भी खरीदने के इनके पास पैसे नहीं बचे हैं। इसके अलावा जो पॉलिटिकल करप्शन है वो भी प्रॉब्लम है। एक तरह से तो वो जो कंट्री की वेल्थ है उसको तो खत्म करता ही करता है, साथ साथ में जो इनके पास फाइनेंशियल रेस्क्यू की ऑप्शंस है उसको भी कम करता है, क्योंकि जो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज आना है वही इनकी एक आखिरी उम्मीद है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री में अगर करप्शन होता है और आईएमएफ को डर होता है कि उनके द्वारा दिए गए पैसे को मिसमैनेज किया जाएगा, तो उसको भी आने में काफी टाइम लग सकता है, काफी प्रॉब्लम आ सकती है। तो पॉलिटिकल करप्शन भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री बोल चुकी है कि इनके पास लगभग 25 मिलियन यूएस डॉलर ही बचा है जो यूजेबल फॉरेन रिजर्व है।
तो ये वो तो भूल जाओ कि ये जो इनका डेट है उसको पे करेंगे। अभी के लिए तो इनके पास इंपोर्ट करने के लिए भी पैसा नहीं है। तो इन्होंने इसके अलावा जो 7 बिलियन यूएस डॉलर के फॉरेन लोन्स जो ड्यू थे उसको सस्पेंड कर दिया है। उन्होंने बोला है कि भाई हम इसकी अभी पेमेंट नहीं कर सकते। इसके अलावा जो 25 बिलियन है वो 2026 तक पे करने हैं। तो अब देखना होगा कि आगे आने वाले टाइम में श्रीलंका उन लोन्स का क्या करता है। और अब अगर बात की जाए कि भाई वहां पे आम आदमी की क्या हालत है, तो आपको ये जानकर बड़ा ही दुख होगा कि नॉर्मली श्रीलंका जो कि एक ट्रॉपिकल वेदर वाला कंट्री है, प्लांटेशन काफी अच्छा होता है, वहां पे फूड की कोई कमी नहीं होती, लेकिन वहां पे लोग आज की डेट में भूखे हैं। यूएन का जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसके हिसाब से 9 आउट ऑफ 10 फैमिलीज, यानी कि हर 10 में से 9 फैमिली ऐसी हैं जो कि अपनी मील्स को स्किप कर रही हैं, उनके पास सफिशिएंट फूड नहीं है। 3 मिलियन यानी कि 30 लाख लोग इमरजेंसी जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसके ऊपर सरवाइव कर रहे हैं। डॉक्टर्स इवन सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भाई इनको क्रिटिकल जो सप्लाईज है, इक्विपमेंट और मेडिसिन की, वो चाहिए ताकि ये जो लोगों का इलाज कर पाए। इसके अलावा बहुत सारे श्रीलंकन्स हैं जो कि पासपोर्ट इस टाइम पे देख रहे हैं ताकि वो श्रीलंका से बाहर जा करके कोई काम ढूंढ पाए। और गवर्नमेंट ने इवन जो वहां के एम्प्लॉइज हैं उनको एक दिन की एक्स्ट्रा छुट्टी दी है अगले 3 महीनों के लिए, ताकि वो अपने घर पे फूड को उगा पाए, ताकि जो हंगर की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो। तो बहुत ही बुरी हालत है। तो इन शॉर्ट लोग वहां पे बहुत ज्यादा परेशान हैं और डेस्परेटली वो कुछ इम्प्रूवमेंट की तरफ देख रहे हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई इस टाइम पे दुनिया भर की इकोनॉमी डिफिकल्ट पीरियड से गुजर रही है, बट श्रीलंका की हालत इतनी ज्यादा खराब क्यों हुई है? तो उसके पीछे का मेन कारण है इनकी गवर्नमेंट का मिसमैनेजमेंट और करप्शन। तभी जो वहां के लोकल लोगों का गुस्सा है वो इनके प्रेसिडेंट राजपक्षा और उनके जो भाई हैं जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे मई तक, महिंदा राजपक्षा, उनके अगेंस्ट है, क्योंकि वहां के लोग मानते हैं कि इनके मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से ही आज श्रीलंका की ये हालत हुई है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पिछले काफी सालों से श्रीलंका की हालत ऑलरेडी खराब थी। 2019 में जो ईस्टर का सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी उनके चर्च में, जहां पे 260 लोग मारे गए थे, उसकी वजह से इनका टूरिज्म सेक्टर बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ था, जो कि इनके एक फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा सोर्स था। इसके अलावा गवर्नमेंट को जब अपने रेवेन्यू बढ़ाने थे तो वहां पे इन्होंने टैक्स कट अनाउंस कर दिए लोगों को खुश करने के लिए, इलेक्शन जीतने के लिए। इन्होंने बहुत बड़े बिग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए लोन ले रखे थे। तो रेवेन्यू कम होने की वजह से इनको आज लोन पे करने में प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि अब टैक्स कट को रिवर्स कर दिया गया है, जो इन्होंने टैक्स के रिलीफ दिए थे वो रिवर्स कर दिए, लेकिन इस बीच में जो क्रेडिटर है उन्होंने श्रीलंका की रेटिंग ऑलरेडी डाउनग्रेड कर दी है। तो इस वजह से ये बाहर से लोन नहीं ले पा रहे हैं, इनका जो फॉरेन रिजर्व है वो कम होता जा रहा है। तो ओवरऑल साइक्लिक प्रॉब्लम में फंस चुका है श्रीलंका। और जो बचा खुचा टूरिज्म सेक्टर था वो पेंडेमिक यानी कि कोविड 19 की भेंट चढ़ गया है। अप्रैल 2021 में इसके अलावा राजपक्षा ने जो केमिकल फर्टिलाइजर है उसके ऊपर अनप्लैन्ड बैन लगा दिया, यानी कि कोई प्लानिंग के बिना सडनली बैन लगा दिया। इन्होंने बोला कि भाई आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए, तो उसके लिए इनके किसान रेडी नहीं थे, और उस वजह से जो राइस की क्रॉप्स है वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट हुई और इनके प्राइसेस बढ़ गए। और अंत में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर है उसकी वजह से फूड और ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं। तो इसलिए इनका इन्फ्लेशन अब 50% से ज्यादा है, फूड प्राइसेस 60% से ज्यादा बढ़ चुके हैं। तो ओवरऑल श्रीलंका मिसमैनेजमेंट और करप्शन की वजह से, बिसाइड्स जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं जो कि नॉन कंट्रोलेबल हैं, उसी की वजह से आज इस सिचुएशन में पहुंच चुका है। और अब अगर बात की जाए कि भाई यहाँ से नेक्स्ट क्या, गवर्नमेंट क्या कर रही है इस क्राइसिस से निकालने के लिए, तो अभी तक तो गवर्नमेंट कुछ मटेरियल नहीं कर पाई है। मेनली जो इनको सपोर्ट मिली है वो इंडिया की तरफ से मिली है, लगभग 4 बिलियन की क्रेडिट लाइन मिली है, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत सरवाइव कर पाए हैं। एक इंडियन डेलीगेशन जून में कोलंबो भी गया था कि फर्दर असिस्टेंस के लिए, लेकिन इनके प्राइम मिनिस्टर बोल चुके हैं कि भाई बहुत लंबे समय तक हम इंडिया के भरोसे नहीं रह सकते, इंडिया हमें नहीं बचा पाएगा बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा इनकी जो आईएमएफ से बेल आउट पैकेज की नेगोशिएशन चल रही है उसको लेकर के विक्रम सिंघे ने, इनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला है कि इनको उम्मीद है कि इस गर्मियों के अंत तक
कोई इनका अग्रीमेंट हो जाना चाहिए आईएमएफ के साथ, तो वो बेल आउट पैकेज इनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इन्होंने चाइना से मदद मांगी है, दूसरी गवर्नमेंट जैसे कि यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया से भी मदद मांगी है, लेकिन वहां से सिर्फ कुछ $100 मिलियन की सपोर्ट आई है। तो आप देख सकते हैं जहां पे यूएस यूक्रेन को अंधाधुंध मदद कर रहा है, वहां पे एक एशियन कंट्री जब प्रॉब्लम में है, और वो भी नेचुरल काफी हद तक कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन उसमें वो सिर्फ कुछ सैकड़ों डॉलर देकर ही अपना पीछा छुटा रहे हैं। और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने भी अपील करी थी, पब्लिक अपील करी थी कि भाई वर्ल्ड वाइड श्रीलंका को असिस्टेंस की जरूरत है, आप हेल्प करो। लगभग $6 बिलियन इनको चाहिए ताकि ये अगले 6 महीने तक एटलीस्ट सरवाइव कर पाए। लेकिन अभी तक उसके बदले में जो भी अपील की गई है, बहुत ही मामूली अमाउंट कलेक्ट किया गया है। तो बहुत ही ज्यादा ये डिपेंडेंट है आईएमएफ पे, तो देखना होगा कि आगे की डिस्कशन कैसे जाती है। आज की डेट में जो फ्यूल शॉर्टेज है उसके लिए विक्रम सिंघा, जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आप डिस्काउंटेड रेट पे हमें ऑयल दीजिए। तो देखिए कि इन स्टेप से कुछ होता है, बट इनको कुछ मैजिकल चाहिए होगा, अदरवाइज यहाँ पे अभी काफी लंबे समय तक सिचुएशन खराब रहने के आसार हैं। और अब अगर बात की जाए कि भाई अगर कोई कंट्री अपनी प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट जो ड्यू है एक्सटर्नल डेट पे उसको नहीं पे करता, बैंकरप्ट हो जाता है, तो उसके साथ क्या होता है? तो ऐसे में कोई इंटरनेशनल कोड तो यहाँ पे नहीं आता कि भाई वो मदद करे और कोई कंट्री की असेट को बेचने में हेल्प करे और क्रेडिटर को पे करे। तो ये प्योरली रेपुटेशन मैकेनिज्म पे चलता है, क्योंकि कंट्रीज को बाहर से कोई ना कोई डेट चाहिए होता है, तो वो अपनी रेपुटेशन को ध्यान में रखते हुए पूरी कोशिश करते हैं कि वो डिफॉल्ट ना करे। लेकिन अगर कुछ डिफॉल्ट हो गया तो एक कंपनी की तरह क्रेडिटर कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई उस कंपनी की सारी असेट्स बेचेंगे और देखेंगे कितना पैसा रिकवर होता है। तो यहाँ पे उन्हें गवर्नमेंट के साथ ही बात करनी पड़ती है और देखना पड़ता है कि कितना हेयर कट लेकर के बाकी बचा हुआ डेट वो अपना जो है वो वापस पा सकते हैं। तो प्योरली आपस की डीलिंग से ही चलता है, लेकिन कंट्रीज ऐसा करने से बचते हैं, क्योंकि अगर ऐसा होता है कोई कंट्री अपनी पेमेंट पे डिफॉल्ट करता है तो उसके बहुत ही ज्यादा बुरे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि उनको आगे लोन मिलने में मुश्किल होती है, अगर मिलता भी है तो उसका इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है कि उनका सारा बजट हिल जाता है। और अगर किसी एक कंट्री को ही इंटरेस्ट रेट ज्यादा लगेगा अपने लोन पे, तो वहां पे कॉर्पोरेट्स को भी लोन जो है महंगे रेट पे मिलेगा, तो ओवरऑल उस कंट्री की इकोनॉमी काफी खराब हो जाती है। इसके अलावा उसका एक्सचेंज रेट काफी खराब हो जाता है, क्योंकि ऐसे कंट्री में जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो अपना पैसा निकालना चाहते हैं, जो वहां के लोकल लोग भी होते हैं, क्योंकि करेंसी स्टेबल नहीं होती, तो वो दूसरी करेंसी जो कि स्टेबल करेंसी होती है उसको खरीदने में अपनी जो लोकल करेंसी है उसको खर्च कर देते हैं, तो इनकी जो करेंसी है वो काफी ज्यादा गिर जाती है। लोगों का बैंकों के ऊपर से विश्वास हट जाता है कि भाई कहीं हमारे यहाँ जो बैंकों में पैसा पड़ा है उसको गवर्नमेंट जबरदस्ती ना अपने कब्जे में ले ले, तो वो लोग सडनली बैंक से पैसा निकालने लग जाते हैं, तो बैंक अपने आप में बैंकरप्ट होने लग जाते हैं। तो ये सब होगा तो ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट क्रैश होगी। उसके बाद जो एक क्रेडिटर होते हैं जो कि एक कंट्री को लोन देते हैं, कोई छोटे मोटे लोग नहीं होते, छोटे मोटे कॉरपोरेशन नहीं होती, ये बहुत बड़ा से रखती है गवर्नमेंट पॉलिसीज में, तो ये आगे ट्रेड एम्बार्गो लगा देते हैं। और एक कंट्री, क्योंकि सेल्फ सफिशिएंट तो कोई कंट्री नहीं है, उसको कम से कम फ्यूल तो चाहिए ही होगा बाहर से, या दूसरी जो एसेंशियल चीजें हैं वो जब चाहिए होंगी, तो वो उनका ट्रेड नहीं कर पाते, तो उसकी वजह से वहां पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो कंपनीज अच्छा नहीं कर पाती, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है। तो ओवरऑल डिफॉल्ट करने से डायरेक्टली ऐसा नहीं है कि उस कंट्री की असेट बेच दी जाएंगी, लेकिन इसका जो इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए कोई भी कंट्री डिफॉल्ट नहीं करना चाहता, लेकिन अगर कभी होता भी है तो वो देखते हैं कि क्या बेस्ट केस सिनारियो निकाला जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में उस डिफॉल्ट को रोका जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।